हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हनुमान राम गोदारा आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य विज्ञान का जीव विज्ञान का टॉपिक। आप सबसे पहले इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले ही आप इस चैनल पर नए हैं तो HRG क्लासेस बाड़मेर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि तुरंत जो भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली आएगी। और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को फैला दीजिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं, जीव विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके जनक कौन हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको आज इस सेशन के अंदर मिलने वाले हैं। तो आज हम सामान्य परिचय की बात करेंगे कि जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान के बारे में बहुत हम पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाला विज्ञान है और हमारे शरीर पर सामान्यतः इसको प्रयोग किया जाता है। तो ये जीवों का विज्ञान है। इसके अंदर बहुत सारे जीव आते हैं, जैसे पेड़ पौधे भी हैं, इसके अलावा जीव जंतु भी हैं सभी। और हम देखते हैं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है। जीव विज्ञान और इसकी उत्पत्ति के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। जीव विज्ञान सामान्यतः दैनिक जीवन में काम आने वाला विज्ञान है। इसे सामान्य विज्ञान के अंतर्गत ही रखा जाता है। जीव विज्ञान को एक विज्ञान की शाखा के रूप में स्थापित किया था अरस्तु ने। और अरस्तु बहुत ही महान विचारक हुए हैं हमारे, और ये एक वेस्टर्न फिलोसोफर या थिंकर भी कह सकते हैं इनको। ये थे, इन्होंने बहुत सारे विज्ञान के अंतर्गत काम किया और जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करके दिखाया। और वे थे हमारे अरस्तु या एरिस्टोटल के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी इनको माना जाता है, क्योंकि जीव विज्ञान की उत्पत्ति इन्हीं के कर कमलों से हुई मानी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द है, ये तो था जीव विज्ञान का। अब बायोलॉजी शब्द था जो इनको भी किसी न किसी ने दिया है। तो ये किसने दिया था, किसने प्रयोग किया था, इसके बारे में देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में लेमार्क और ट्रेविरेनस, ये लेमार्क थे फ्रांस के और ट्रेविरेनस थे जर्मनी के, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है बायोलॉजी शब्द दिया था। इसके अलावा हम देखते हैं कि जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की दो शाखाएं मानी जाती हैं, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान या जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी। इसमें हम देखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत सामान्यतः पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। प्राणी विज्ञान के या जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जैसा कि आप इस चित्र के अंदर भलीभांति देख पा रहे हैं। और वनस्पति विज्ञान के जनक के रूप में थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने 500 पौधों पर अध्ययन करके उसके बाद जीव विज्ञान के जनक होने का खिताब हासिल किया था। और जंतु विज्ञान के जनक के रूप में अरस्तु को हम पहले भी बता चुके हैं, और इन्होंने 500 जंतुओं पर अध्ययन करने के बाद इस चीज़ के बारे में बताया कि जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान क्या है। चलिए दोस्तों, अगली स्लाइड के अंदर हम देखेंगे कि इनकी कुछ पुस्तकें हैं, थियोफ्रेस्टस और अरस्तु की। तो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम और अरस्तु की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इन दोनों पुस्तकों को आपको नाम याद रखना है। अब क्या है कि जीव तो बहुत सारे हैं, जैसे पेड़ पौधे भी जीव में आते हैं। इसके अलावा जीव जंतु, जीव स्तनधारी वगैरह सब, पशु पक्षी जितने भी हैं वो सब जीवधारी हैं। तो इन जीवधारियों को हम नाम से पहचान सकते हैं। बिना नाम के या बिना किसी पहचान के हम उसको पहचानना मुश्किल होता है। इसके लिए वर्गीकरण किया जाता है जीवधारियों का, ताकि हम आसानी से एक दूसरे जीव को पहचान सकें। इसके लिए जो वैज्ञानिक आधार प्रदान करने वाले पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने वर्गीकरण किया था जीवधारियों का, उनका नाम था जॉन रे।
ये सब वेस्टर्न थे। और इसके अलावा आधुनिक वर्गीकरण में सर्वाधिक योगदान किस वैज्ञानिक का रहा है? वो था स्वीडिश वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस जो हैं बहुत ही प्रतिभाशाली एवं बहुत ही ऊंची सोच रखने वाले महान ज्ञाता वैज्ञानिक थे। इसके बारे में बहुत सारी इन्होंने पुस्तकें भी लिखी थी, जिसमें से प्रमुख पुस्तकें हैं जेनेरा प्लांटेरम, क्लासिस प्लांटेरम, सिस्टेमा नेचुरी और फिलोसोफिया बोटेनिका। तो इसमें एक मुख्य पुस्तक थी सिस्टेमा नेचुरी। इसके अंतर्गत क्या है कि उसने जीवधारियों को दो जगत के अंतर्गत विभाजित किया था। एक था पादप जगत, दूसरा जंतु जगत, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और इसके बाद उन्होंने वर्गीकरण किया था। तो वर्गीकरण के आधार पर इसको वर्गीकी के जनक के रूप में माना जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को माना जाता है। इसके बाद इन्होंने द्विजगत प्रणाली दी। अभी हमने बताया सिस्टेम नेचुरी के अंतर्गत पादप जगत और जंतु जगत दो इन्होंने जगत दिए थे, इसलिए द्विजगत प्रणाली के जनक भी कौन हुए? कैरोलस लीनियस। इसके बाद देखते हैं कि दो जगत प्रणाली तो आ गई। उसके बाद जैसे जैसे जीवों ने विकास किया तो विकास के अगले क्रम में पंच जगत प्रणाली भी आई। तो पंच जगत प्रणाली या पांच जगत प्रणाली, इनके प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं R.H. व्हिटेकर। इन्होंने पांच जगत बताए थे: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन पांच जगत को आपको याद रखना है। और R.H. व्हिटेकर का पूरा नाम था रॉबर्ट हार्डिंग व्हिटेकर। इन्होंने पांच जगत प्रणाली देकर के वर्गीकरण को और भी आसान कर दिया और उन्होंने अलग अलग जीवों को अलग अलग जगत के अंतर्गत रख के अध्ययन किया। और उन्होंने देखा कि मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, मोनेरा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक जीव और बैक्टीरिया हैं, वही आते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया जितने भी हैं वो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय जलीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और प्रोटिस्टा में मेन बात है युग्लिना की। तो युग्लिना क्या है कि ये पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ना तो पादप है ना जंतु है, तो बीच की योजक कड़ी के रूप में। जैसे ये पादप कैसे है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद बना लेता है। और ये जंतु कैसे हैं, क्योंकि ये गति करता है। पादप तो गति नहीं करता, इसलिए जंतु की श्रेणी में भी आता है। इसलिए पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी के रूप में माना जाता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं कवक जगत। कवक जगत या फंजाई जगत जो है, फंजाई किंगडम, इसके अंतर्गत क्या होता है कि यूकैरियोटिक एवं परपोषित जीव जितने भी हैं, परपोषित जीव अर्थात दूसरे पर निर्भर रहने वाले, इन जीवों को कवक जगत के अंतर्गत रखा गया है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। काइटिन बहुत ही कठोर प्रकार की प्रोटीन संश्लेषण जो होता है, उसी प्रकार में प्रोटीन के अंतर्गत ये काइटिन जो होता है उससे भी बहुत ही कठोर होता है। इसके बाद चौथा जगत आता है पादप। पादप जो है बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पादप होते हैं। प्रकाश संश्लेषण बना करके उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं। और ये उत्पादक अपना भोजन बना करके दूसरों के लिए, जैसे जंतु हैं तो जंतु ये इसका बना बनाया भोजन खा लेते हैं, तो ये हो गए परपोषी और ये हो गए स्वपोषी। इसमें जंतु जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं, समभोजी, इसको मेटाजोआ कहा जाता है। इसके अलावा देखते हैं कि पांच जगत प्रणाली के बाद जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति क्या थी, इसके बारे में विस्तृत पहले हमने देखा था कि कैरोलस लीनियस थे। वही कैरोलस लीनियस जिन्होंने 1753 के अंदर एक द्विनाम पद्धति विकसित की। तो उन्होंने बताया कि जीवों के जो नाम हैं उसके आधार पर और आसानी से वर्गीकृत किया जा सकता है, आसानी से पहचाना जा सकता है। तो उन्होंने 1753 में जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम प्रचलित किया।
और इसके बाद द्विनाम पद्धति में पहला नाम है वो है वंश नाम और दूसरा नाम है वो है जाति नाम। तो पहला नाम जो है वंश नाम के रूप में जाना जाता है जेनेरिक, और दूसरा है स्पीसीज, और इसके अलावा तीसरे नाम के रूप में किसी वैज्ञानिक, जिस वैज्ञानिक ने जिस जीव का नाम रखा है उसका नाम लिख दिया जाता है। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस लिन, इसका अर्थ ये है कि जिसमें होमो है वो तो वंश नाम है, सेपियंस है वो जाति नाम है, और लिन जो है वास्तविक लीनियस का जो है संक्षिप्त रूप है। इसके बाद हम देखते हैं कि जीवधारियों के कुछ वैज्ञानिक नाम है, उसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे 10-12 नाम याद होने बहुत आवश्यक है। इसके लिए पहला नाम है होमो सेपियंस, मनुष्य को होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं, और मेंढक इसको राना टिग्रीना के नाम से जानते हैं, बिल्ली को फेलिस डोमेस्टिकस, कुत्ता को कैनिस फैमिलियरियस, और गाय को बोस इंडिकस, मक्खी को है मस्का डोमेस्टिका, आम को है मैंजीफेरा इंडिका, धान को ओराइजा सेटाइवा, धान को चावल भी कहा जाता है, और गेहूं को ओराइज ट्रिटिकम एस्टिवम, और मटर को कहते हैं पाइसम सेटाइवम, चना को कहते हैं साइसर एरिएंटिनम, और सरसों जो है ब्रेसिका कैम्पेस्टिस। आपको 4-5 बार ये नाम पढ़ने पड़ेंगे, तब आसानी से याद हो जाएंगे, ऐसा कोई लोड रहने वाली बात नहीं है। अब आप देखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, ताकि हमारा हौसला भी अफजाई हो। और अगले सेशन में हम मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, नए वीडियो के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।